नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सिकंदर गुर्जर, फैकल्टी ऑफ मैथ एंड रीजनिंग, दर्पण आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुपर टेट के मैथमेटिक्स वाले सिलेबस को लेकर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मैथ्स को हम देखें ताकि एक बेहतर नज़रिए के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ सकें और मैथ को इस तरीके से पढ़ पाएँ कि एग्जाम में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाएं। तो जैसा कि सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे यहां पर मेंशन हैं। एक बार इनके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर यहां पर है वो है मैथमेटिकल एक्शंस। जो मैथमेटिकल संक्रियाएं होती हैं उनसे रिलेटेड या जो एक्शंस मैथ को लेकर हमें लेने हैं वो सारी चीजें। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटीज। न्यूमेरिकल एबिलिटीज के बाद तीसरा है डेसिमल, फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, फैक्टरिंग, जनरल अलजेब्रा, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, डिफरेंशिएशन और रेशियो। ये आपका पूरा सिलेबस है। अब बात आती है कि मैंने पिछले 6 वर्षों में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया है और ये देखा है कि विद्यार्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है मैथ को लेकर कि वो जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या ये कहूं कि उनके पास एक बेहतर ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होती है जिसके आधार पर वो आगे बढ़ सकें और मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। तो जैसा कि देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में पूरा प्रोसीजर क्या है कि जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो हमें सीखने के लिए चीजों को ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम चीजों को सीखते समय कम टाइम देते हैं और एग्जाम में जो हमारा टाइमिंग होना चाहिए वो क्वेश्चन करते समय कम टाइम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से होता क्या है कि जब हम सीख रहे होते हैं तो चीजों को कम टाइम देते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कम टाइम की अपेक्षा ज्यादा टाइम लग रहा होता है या क्वेश्चन हम कर नहीं पाते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ कुछ चीजें बोर्ड पर लिखी हैं। वो सारी चीजें मैं आपको पूरी प्लानिंग के लिए बताऊंगा कि सुपर टेट की तैयारी करते समय आप किन चीजों का ध्यान रखें और कैसे मैथ में बेहतर स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आखिर गलत क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये जो 3 चीजें हैं, अगर इन चीजों के ऊपर आपकी कमांड अच्छी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैथ का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहली चीज है बेसिक, उसी के साथ कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है। बेसिक और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है ये चीज जब हम आगे सिलेबस को कवर करेंगे उस टाइम मैं इन चीजों से आपको रूबरू करवाऊंगा। दूसरी जो चीज है वो है लैंग्वेज, जिसका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रोल्स होता है। तीसरी चीज है कैलकुलेशन। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लैंग्वेज के ऊपर अगर आपकी कमांड अच्छी है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेशन में मैथमेटिकल कोई एरर नहीं करते हैं तो भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यह है कि अगर ये तीनों चीजें दुरुस्त हैं आपकी तो मैथ में आप आसानी से एक बेहतर स्कोर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं। यहां पर मैंने कहा कि इनमें से जो लैंग्वेज है उसका सबसे ज्यादा पार्ट होता है, क्योंकि मान लीजिए उसको इस तरीके से देखिए कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है लेकिन आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो उस फास्ट कैलकुलेशन का कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगली चीज है, चौथे नंबर पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्पीड। स्पीड को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह भ्रम होता है कि मैथ में स्पीड जैसी भी कोई चीज होती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूं कि मैथ में स्पीड का कोई अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। स्पीड एक बाई प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ कि स्पीड का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। स्पीड डिपेंड करती है आपके कॉन्सेप्ट पर, स्पीड डिपेंड करती है आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है, स्पीड डिपेंड करती है आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं, स्पीड डिपेंड करती है आपका थॉट प्रोसेस क्या है, स्पीड डिपेंड करती है मैथ के कितने पैटर्न्स आपने पढ़ रखे हैं, या आपकी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पर आपका जो स्क्रीनिंग करने का नजरिया है वो कैसा है। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आज के बाद कभी भी स्पीड पर फोकस करने की बजाय आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए एक्यूरेसी पर। जितना ज्यादा एक्यूरेसी पर आप फोकस करेंगे उतने ही बेहतर मार्क किसी एग्जाम में लाए जा सकते हैं। और
कैसे कोई व्यक्ति मैथ में अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकता है, उसके लिए हमेशा जब मैं पढ़ाता हूं तो एक वर्ड यूज करता हूं, मल्टी डायमेंशनल। अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस है तो आप बड़ी आसानी से बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में सहूलियत हो और कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। क्योंकि एक्चुअल में जो नॉन टेक एग्जाम कहूं या वनडे एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर्स होते हैं उसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है आपसे, और एप्टीट्यूड का सीधा मतलब है कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहां पर दो चीजें और लिख रखी हैं, पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट। किसी भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दो चीजें हैं। प्रैक्टिस करना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैथ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति के कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस और लोगों की अपेक्षा कम करे, लेकिन हमेशा विजेता वही व्यक्ति होगा जिसके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। तो आने वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि कॉन्सेप्ट का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा एक और चीज है, यहां पर लिखा हुआ है पैटर्न्स। मैथ के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनके आधार पर कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है। मैथ के अंदर ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हम पढ़ेंगे जिनके आधार पर जो हमारी स्क्रीनिंग है, क्वेश्चन पढ़ने की एबिलिटीज है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और जितने बेहतर तरीके से आप इन चीजों का इस्तेमाल करोगे उतने ही बेहतर चांसेस हैं कि आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि इसी के ऊपर मैंने एक चीज और लिख रखी है दोस्तों, मैथ कुछ नहीं है, मैथ सिर्फ एक नजरिया है कि आप मैथ को किस अंदाज से देखते हैं, किस तथ्यों के साथ उसको पढ़ते हैं, कितनी बेसिक चीजों को डीपली जानते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी कितनी अच्छी पकड़ है, पैटर्न्स कितने आपने पढ़ रखे हैं या कितने पैटर्न्स आप खोज सकते हैं, पैटर्न्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या ये कहूं कि इन सब चीजों का इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा एक चीज और लिखी हुई है यहां पर, 80-20 रूल। विल्फ्रेडो परेटो नाम के एक व्यक्ति ने परेटो प्रिंसिपल नाम का एक सिद्धांत दिया है जो ये कहता है कि हमारी जिंदगी में 20% जो हमारे कार्य हैं वो 80% रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और मैं अपने 6 वर्ष के अनुभव के आधार पर आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप मेरे कहे अनुसार अगर 20% मैथ का वो सिलेबस पढ़ लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80% नंबर दिलवाने की वायदा मैं आपसे करता हूं। लेकिन उसमें केवल एकमात्र शर्त यह है कि जो 20% सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा वो सारी चीजें आपको पहले आनी चाहिए। उनके लिए आप पहले प्रयास करोगे, उनको सीखोगे, जानोगे, समझोगे और उसके आधार पर आप 80% तक नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर मैंने समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिया है कि अगर कंपटीशन में, आप किसी भी तरह के कंपटीशन में अगर बैठते हैं तो कैसे मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस के साथ आप स्क्रीनिंग करेंगे, कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे अपने लिए, या बेसिक या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप मर्जिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसका इस्तेमाल अक्सर एग्जामिनर जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है एक लैंग्वेज का ट्रैप बुनकर, उससे कैसे निजात पाई जा सकती है। यह क्वेश्चन एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ से लिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहां लेने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि मैं आपको वो सारी चीजें समझा पाऊं कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने होते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उससे पहले एक और यहां पर मैंने चीज लिख रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। विमोसा एक वैसे तो बिजनेस की दुनिया का एक वर्ड है या टर्म है, इसका एक्चुअल में मतलब होता है वी स्टैंड फॉर विजन, M stand for mission, O stand for objectives, S stand for strategy and A stand for action। तो जो विमोसा है उसका मतलब हुआ कि हमारा विजन कहां है, हम जाना कहां चाहते हैं। अब चूंकि हम मैथ की बात कर रहे हैं तो मैं मैथ्स को जोड़कर इसे लिंक करके आपको बताऊंगा। आपका विजन है कि जो भी आपका मैथ का जो पोर्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करना। अगर मिशन की बात करें तो इन दोनों टर्मों को हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि विजन का मतलब है आप जाना कहां चाहते हैं, जाना कहां है, कहां जाना चाहते हैं, मैथ्स के अंदर ज्यादा स्कोर, मैथ्स में ज्यादा स्कोर पर पहुंचना चाहते हैं। एम का मतलब है आप हैं कहां, आज आपकी क्या स्थिति है मैथ को लेकर, कि मैथ को आप कैसे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव
स्ट्रेटेजी और एक्शन, ये सारी चीजें हमारे प्लानिंग का हिस्सा हैं कि मैथ पढ़ते समय वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। मैथ को लेकर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो चाहे लर्निंग को लेकर हो या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को लेकर हो, और उससे रिलेटेड क्या क्या एक्शंस हमें लेने हैं चीजों को सीखते समय, ताकि एग्जाम में जाकर एक बेहतर परफॉर्मेंस मैथ के नजरिए से दी जा सके। और इस पूरी चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, उन सबका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं और एक निष्कर्ष पर पहुंचूं तो मैं सीधा सीधा आपसे ये कह सकता हूं, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट कैसे पॉसिबल है। और उसी के लिए मैंने आपको यहां पर ये 80-20 रूल बताया था कि 20% सिलेबस पढ़ने के बाद भी कोई विद्यार्थी 80% तक नंबर आसानी से ला सकता है। बाकी का जो और 20% बचा है उसके लिए हमें कुछ और एडिशनल चीजें पढ़नी होंगी, वो लगातार हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 23 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। ये आपके सामने विकल्प हैं। अब देखो, मैथ की यही खासियत है कि अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, आप मैथ को एक नजरिए के तौर पर देखते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को कम से कम 5 तरीके से, 6 तरीके से, 4 तरीके से किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास डीप लर्निंग नहीं होती है तो हम अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं और मैथ को उस नजरिए से कभी नहीं देख पाते हैं जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन को महज 2 सेकंड में किया जा सकता है। जैसे ही मैंने देखा कि 23 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि जो भी आंसर होगा वो 23 से डिविजिबल होगा। पहली चीज हम ये कह सकते हैं कि वो 23 से डिविजिबल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इसके अलावा कुछ और कहा जा सकता है? जी हां, हम ये कह सकते थे कि अगर उस संख्या में 18 का भाग जाता है और 18 का भाग जाने पर बचना क्या चाहिए, 7 शेष बचना चाहिए था, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं जिस संख्या में 18 का भाग जाएगा उसमें 2 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा। और 9 के लिए मैथ में एक अंकीय योग का कॉन्सेप्ट होता है कि 9 से हर वो संख्या डिविजिबल होगी जिसके अंकों का योग 9 होगा, और शेष क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। अंकीय योग ये कहता है कि 9 से किसी संख्या में भाग देने पर जितना शेष बचता है वही उसके अंकों का योग होता है। तो मैं सीधा ये कह दूं कि वो आंसर सही होगा जिसके अंकों का योग 7 होगा। अब चेक कर लेते हैं, पहले का 7 है, हो सकता है। दूसरे का 9 है, नहीं होगा। तीसरे का नहीं होगा। इसका देखें, नहीं होगा। एक ही विकल्प है, आंख बंद करके हम क्या कह सकते हैं, ये आंसर सही है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होंगे वो ये कहेंगे कि मान लो साहब यहां पर 9 नहीं होता, अब यहां तो है लेकिन और क्या कंडीशंस हो सकती थी। देखो, अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और लर्निंग्स आपकी अच्छी हैं और कॉन्सेप्ट आपके बेहतर हैं, तो एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर चाहे कैसी भी लैंग्वेज दे दे, कैसी भी कैलकुलेशन दे दे, कैसे भी कॉन्सेप्ट को मर्ज करके आपके सामने रख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 18 की भी बात नहीं करते तो हम 21 पर चले जाते। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो संख्या 21 से डिविजिबल होगी वो 3 और 7 से भी तो डिविजिबल होगी, और 7 से डिविजिबल अगर होगी तो क्या हम ये चेक नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं, अगर इसकी बात की जाए। अब देखो, जैसे ही मैंने यहां इस वर्ड का इस्तेमाल किया डिविजिबल, डिविजिबल का आपने विभाजकता के नियम पढ़े होंगे, बहुत सारी विभाजकताएं हमारे सामने होती हैं और उनका इस्तेमाल हम केवल डिविजिबिलिटी या नंबर सिस्टम को भी छोड़ दें तो पूरी मैथ में कैसे कर सकते हैं, मेन चीज ये है। उसी के लिए मैंने यहां पर ये वर्ड इस्तेमाल किया था, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है मैथ को लेकर वो नजरिया बदल जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को हिट कर पाएंगे। जैसे देखो, मैंने डिविजिबिलिटी का नाम लिया, अब बात यह है कि मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 7 से, 18 से, 9 से या किसी भी संख्या से डिविजिबल है या नहीं है। अब डिविजिबिलिटी के नाम पर आपने बहुत सारे विभाजकता के नियम पढ़े होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको ऐसा एक नियम बता दूं कि किसी भी संख्या से आप किसी भी संख्या को डिवाइड कीजिए, सिर्फ एक नियम होगा। लेकिन बुक्स में जब आप पढ़ते हैं तो आपको 2 की डिविजिबिलिटी अलग पढ़ाई जाती है, 4 की, 5 की, 7 की, 6 की, 10 की, 11 की, 13 की, सब डिविजिबिलिटी रूल हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं। प्लस या तो वो उनके कॉन्सेप्ट को समझना होता है या रटने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मल्टी डायमेंशनल अगर आप एक बार हो गए तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मुझे मान लेते हैं कि ये संख्या है 3013 और इसको मुझे ये चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो मेरे पास सबसे पहला विकल्प तो ये है कि मुझे 7 की डिविजिबिलिटी पता हो। अगर डिविजिबिलिटी नहीं पता है तो क्या कहूंगा, मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि इस संख्या को मैं 2 पार्टों में तोड़ दूं,
2800 प्लस 213, ऐसे कह सकता हूं। 2800 में 213 जोड़ेंगे तो 3013 हो जाएगा। अब 2800 में तो 7 का भाग जाता ही है ना पूरा पूरा, तो इसका मतलब मुझे क्या चेक करना है, सिर्फ ये चेक करना था कि 213 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों पार्टों में अलग अलग 7 का भाग अगर जाएगा तो ये संख्या निश्चित तौर पर 7 से डिविजिबल होगी। अगर यहां से बात करें इसके आधार पर, तो इसमें 7 का भाग अगर हम देखें तो अच्छा 21 की बात कर रहे हैं हम, यहां से 7 का अगर भाग देखें, एक्चुअल में हमें करना क्या होता है कि जो ये संख्या है, ये वाली संख्या, इसको हमें ऐसे दो पार्टों में तोड़ना होता है। जो एक संख्या उसमें से जो भी संख्या है उसके बड़ी वाली संख्या उसके नजदीक होनी चाहिए। जैसे 2800 इसके नजदीक है, दूसरा 213 ये छोटी संख्या है, इसको अलग से डिवाइड करके देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर वो संख्या होती 24 से हमें डिविजिबल करना होता, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता था 2400 प्लस 613, क्योंकि 2400 में तो 24 का भाग जाएगा ही जाएगा सीधा। आपके चेक कहां करना है इसमें। अगर इसकी बात करें 3036, ये कोई संख्या है और भाग देना है मान लो मुझे 27 से, इसमें 27 का डिवाइड करके देखना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2700 में तो 2700 का भाग जाएगा, तो 336 में और चेक करके देख लें। सिर्फ इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज को मल्टी डायमेंशनल होकर आगे बढ़ते हैं या पढ़ते हैं, तो वहां से मैथ के प्रति आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, जिसके आधार पर आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हर उस चीज पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, एग्जाम में आपको बेटर परफॉर्मेंस की ओर धकेल सकती है या बेहतर मार्क्स दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने आज आपसे की हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आज बहुत जल्दी हम लगातार कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। दर्पण आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप अगर अपनी मैथ को बेहतर धार देना चाहते हैं तो निश्चित ही हमारे इस चैनल से जुड़िए। लोगों के जो भी आपके साथी विद्यार्थी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, खुद सीखते रहिए, लोगों को सिखाने में मदद करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी और आने वाली वीडियो में इन जो भी आपका सिलेबस है इनमें से कोई भी एक चैप्टर लेकर हम आगे उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, लैंग्वेज, सारी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए। अन्य सब्जेक्ट्स की और वीडियोस देखने के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इनमें से किसी एक टॉपिक के साथ बेहतर अंदाज में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।